प्यारे बच्चों, एक प्यारी सी हेडिंग डालो। 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद या महाजनपद। इसका नाम यह भी हो सकता है महाजनपद काल। तो दोस्तों, हेडिंग डाल दी क्या आपने? यदि हेडिंग आपने डाल दी महाजनपद काल की, तो उसमें यह बता दो कि महाजनपद कहते किसे हैं। आपकी क्लास में जो भी होशियार हैं वही बताएं, कमजोर विद्यार्थी हाथ नहीं लगाएं। शाबाश, वेरी गुड। वेरी गुड, शाबाश। अरे बावड़ो सुन लो, ऋग्वेद काल था अपना, वैदिक काल था ना, वैदिक काल। तो उस वैदिक काल में छोटे छोटे गांवड़े राज्य थे, ग्राम थे, ग्राम। और इन ग्रामों में, ये जो ग्राम होते थे, इन ग्रामों में जो ग्रामीण राज्य होते थे उन्हें कहा जाता था जन। क्या कहते थे? जन। ये जन चलते फिरते रहते थे, स्थायी बसावट नहीं। जन से बना जनता, जनता। ये कबीले थे, आज यहां कल वहां चलते फिरते रहते थे। लेकिन जब बाद का समय आया, जन स्थायी बस गए, तब इन्हें कहा गया जनपद। क्या कहा गया? जनपद। आज भी उत्तर प्रदेश में जिले का नाम जनपद ही है। वहां जिला नहीं बोलते, डिस्ट्रिक्ट को जनपद बोलते हैं। और जब ये जनपद बड़े हो गए, कई जनपद आपस में मिल गए, तब इनसे क्या बन गया? महाजनपद। तो महाजनपद यानी बड़े बड़े राज्य। जनपद मतलब छोटे, और जन का मतलब चलते फिरते, गांवड़े राज्य। तो महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्यों आया? इसके पीछे 3 कारण है। क्यों आया? इसके पीछे 3 कारण है, बस छोटे छोटे। नंबर 1, लोहे की खोज हुई थी अभी भी। लोहा पूरी दुनिया में 600 या 700 ईसा पूर्व में मिला। इससे पहले लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते। लोहा आने से जीवन बदल गया, बहुत बड़ी क्रांति हुई। इसे लोह क्रांति कहा गया। लोहा आने से लोगों ने लोहे के कृषि उपकरण बनाए और गहरी कृषि होने लगी। क्योंकि पहले जो हल होता था ना, हल, जो हल जोतते थे, उस हल लकड़ी का बना होता था। लेकिन इस हल में एक प्रॉब्लम थी कि जब इस हल को जोता जाता था
तो पशु खींच तो लेते थे, लेकिन जमीन में जो हिस्सा मिट्टी को खोदने के लिए जो होता था लकड़ी का, तो थोड़ा सा भी जैसे ही कोई भाग आता तो टूट जाते थे। जैसे मान लो कोई पत्थर आ गया 5 सेर का, 5 किलो का, लकड़ी का हल है, पत्थर आया अटका तो टूट जाएगी लकड़ी। तो बाद में यहां तांबे की फाल लगाया, तांबे की फाल लगाएगी, लेकिन तांबा भी सॉफ्ट है, मोटा पत्थर आएगा या कोई पेड़ की जड़ आएगी तो तांबे का फाल भी उसमें अटक जाएगा और वो भी टूट जाएगा या फिर घूम जाएगा। लेकिन जब लोहा आया तो जब लोहे की फाल हल के नीचे लगाएगी, अब लोहा मुड़ेगा क्या, लोहा टूटेगा क्या, नहीं। और तब हल मोटा बनाया गया और मोटे पेड़ों को हलों का रूप दे दिया गया और उसमें बैल अब 1 के स्थान पर 2 और 2 के स्थान पर 4, 4 के स्थान पर 6 जोत दिए गए। और अब ये हल नहीं था, ये जेसीबी मशीन बन गई थी। इतनी गहराई तक खुदाई करके और जड़े मड़े निकाल देना, पेड़ों की पुरानी कंकर पत्थर निकाल देना, सब काम कर लेती थी जेसीबी। तो इससे क्या होगा, गहन खेती संभव है नहीं। अब लावणी करने के लिए दराती भी मिल गई लोहे की, तो खेती का काम अब शुरू हुआ, असली खेती। अब जब खेती ज्यादा होगी तो व्यापार भी ज्यादा होगा, व्यापार ज्यादा होगा तो टैक्स भी राजा को ज्यादा मिलेगा, राजा सेना भी बड़ी रखेगा। इसलिए एक तो लोह क्रांति के कारण कृषि उपकरण बनाए गए और जिनसे अत्यधिक उत्पादन, जिसको हम क्या कहते हैं, कृषि क्रांति संपन्न हुई। और कृषि क्रांति जब ज्यादा खेती होगी, एक जगह चावल ज्यादा, एक जगह गेहूं ज्यादा, एक जगह बाजरा ज्यादा, एक जगह आलू ज्यादा, तो फिर व्यापार भी बढ़ेगा। जहां आलू ज्यादा है वहां गेहूं लेके आएंगे, गेहूं वाले जो लेके आएंगे, जो वाले चावल लेके आएंगे। समझ लो, कृषि क्रांति ने ही व्यापार का विकास किया। अब जब व्यापार का विकास होगा तो इसी के साथ कपास खूब उत्पादित हुआ, कपड़े बनाने का, शिल्प का विकास हुआ, तो शिल्प का विकास भी हुआ। इस प्रकार से व्यापार, वाणिज्य और शिल्प के कारण चारों तरफ विकास हुआ और इसी कारण से जो है बड़े बड़े नगर बसे, व्यापारियों के नगर, शिल्पियों के नगर। तो इसमें बड़े नगरों का विकास हुआ, का विकास। इसे भारत का दूसरा नगरीकरण कहा जाता है। भारत का, मैं लिख रहा हूं यहां पे, भारत का दूसरा नगरीकरण, नगरीकरण कहा जाता है। तो बड़े रूप में तो 2 ही कारण महत्वपूर्ण, आप तो 2 ही लिख दो, तो मैं लिखा दूं, लिखें 600 ईसा पूर्व में महाजनपद जो है उसमें हेडिंग डाल दी। अब लिखेंगे 600 ईसा पूर्व में, दोबारा नीचे लिखना है, 600 ईसा पूर्व में भारत में लौह क्रांति, 600 ईसा पूर्व में भारत में लौह क्रांति, लौह क्रांति संपन्न हुई, लौह क्रांति संपन्न हुई। कृषि उपकरण, कृषि उपकरण बनाए गए, कृषि उपकरण बनाए गए जिससे कृषि क्रांति हुई, जिससे कृषि क्रांति हुई। व्यापार का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ
शिल्प का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ, शिल्प का विकास हुआ। शिल्प बोर्ड पे लिखा हुआ है, शिल्प का विकास हुआ। नंबर 2, अभी तक जो लिखा उसको 1 नंबर डाल दें। नंबर 2, व्यापारिक केंद्रों के रूप में व्यापारिक केंद्रों के रूप में बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। इसे भारत का दूसरा नगरीकरण, इससे भारत का दूसरा नगरीकरण नगरीकरण कहा जाता है। छह महानगर थे, 6 महानगर थे, 6 महानगर थे। नंबर 1 श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगृह, चंपा, साकेत। आजकल जो अयोध्या है, अयोध्या, इसे पहले साकेत कहते थे। और एक काशी या वाराणसी, तो एक बार हमारे क्वेश्चन आया था दूसरा नगरीकरण, सेकंड नगरीकरण, तो उसमें विद्यार्थी समझ नहीं पाए कि पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये जो आया था, तो भारत में 3 बार नगरीकरण हुआ है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, नगरों की सभ्यता है, उसे प्रथम नगरीकरण कहते हैं। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, सारे नगर मिट गए, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सब दब गए, मिट गए, पतन हो गया। दूसरी बार ये वाला 16 महाजनपदों की राजधानियां, तो दूसरा नगरीकरण इसको कहते हैं। ये मैंने यहां पर लिखा है भी आपको, दूसरा नगरीकरण। इन नगरों का विकास क्यों हुआ? लोहे की खोज हुई, लोहे क्रांति से कृषि उपकरण बने, कृषि क्रांति, व्यापार का विकास, तो व्यापारिक केंद्र, व्यापार वाणिज्य नगरों में होता है और शिल्पकार भी नगरों में रहते हैं। फिर राज्यों की राजधानी के रूप में नगर बने, तो इस प्रकार भारत में दूसरा नगरीकरण। लेकिन गुप्त काल आते आते भारत में फिर नगरों का पतन हुआ। राजपूत काल में नगर उजड़े, बसे नहीं, क्योंकि उस समय छोटे छोटे राज्यों में बट गया भारत, और एक राज्य दूसरे पर आक्रमण करता था, नगरों को लूटता था, तो नगरों की जनता गांव में बस गई। फिर तीसरी बार जब तुर्क आए भारत में, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश जब आए, तो उन्होंने फिर नगर बसाए, उसे तीसरा नगरीकरण कहते हैं। ठीक है, तो 3 बार नगरीकरण हुआ है,
ये दूसरा नगरीकरण मैंने बता दिया। अब दोस्तों 16 महाजनपदों की लिस्ट कहां मिलती है? यानी हम जो 16 महाजनपद पढ़ रहे हैं, इनके बारे में जानकारी किन में मिलती है? महाजनपद काल की जानकारी, महाजनपद काल की जानकारी का के स्रोत हमें कहां से जानकारी मिलती है? तो दो स्रोत हैं दोस्तों इसके। एक बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा है बौद्ध ग्रंथ? कौन सा? अंगुत्तर निकाय। कौन सा निकाय है? अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। और दूसरा जैन ग्रंथ। कौन सा? शाबाश, वेरी गुड। तो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो इनमें हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो इन दोनों से ही, ये दो ही प्रमाणिक स्रोत हैं और दोनों से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। प्राप्त होती है। फटाफट उतारो इसको। लिख दिया क्या? सबने लिख दिया? तो टाइम क्या हो गया? तो मैं पूछ लेता हूं, यदि सर पधार गए हैं तो मैं क्लास छोड़ दूं, क्योंकि अब मैं 16 महाजनपद लिखाऊंगा तो मुझे अब टाइम चाहिए उनको पढ़ाने के लिए। टॉपिक जो है वो अपना बीच में नहीं रहे, और यदि है वो सर नहीं पहुंचे, आधा घंटा लेट आ रहे हैं, तो फिर मैं आधा घंटे का सदुपयोग करता हूं। बीस मिनट बाद पहुंचेंगे सर, तो तब तक मैं करा दूंगा, दिक्कत नहीं है। ओके, तो सारे बच्चे मेरे साथ साथ हाथों हाथ एक मैप बनाएंगे, बहुत सुंदर। मैं अच्छा नहीं बनाता मैप, तुम अच्छा बनाओगे, और पूरे पेज में बनाना।
यदि पेज छोटा ले लिया तो 16 महाजनपद को नक्शे में दिखाना मुश्किल हो जाएगा। और ये सारा खेल नक्शे का है, बस क्वेश्चन सारे नक्शे आधारित आएंगे। बड़ा हो गया क्या? ये ले यार, छोटा कर लेंगे। उस जमाने में बांग्लादेश भारत में ही था, तो आप अलग मत कर देना। मैं राज्य के नाम लिख रहा हूं क्रमशः, आप लोग भी लिखते जाना। सबसे ऊपरी ऊपर यहां पर है कंबोज, अफगानिस्तान का इलाका है, नाम है कंबोज। कंबोज, हाँ, कंबोज जो है वो पहला महाजनपद है जिसकी राजधानी है राजपुर। कहां है राजधानी? राजपुर। और कई बार इसको राजपुर के साथ साथ हाटक भी लिखते हैं, तो हाटक राजपुर। ओके। दूसरा राज्य गांधार। यहां की राजधानी तक्षशिला। तीसरा महाजनपद कुरु। कुरु की राजधानी बताओ? इंद्रप्रस्थ नहीं, हस्तिनापुर। फिर चौथा पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर। ऑब्लिक काम्पिल्ले। बाद में कौन सा? कौशल। कौशल की राजधानी दो हैं, एक श्रावस्ती और एक साकेत। फिर है दोस्तों मल। मल्लों की राजधानी भी दो हैं, कौन सी? पावापुरी और कुशीनारा। फिर है दोस्तों वज्जी संघ, और वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। अरे वो आम्रपाली वाली वैशाली। अरे वाह, क्या बात, याद आ गया, क्या बात, आम्रपाली को नहीं भूलोगे। फिर एक राज्य सोरसेन। सोरसेन की राजधानी मथुरा। इसके बाद मत्स्य, राजस्थान में मत्स्य की राजधानी विराटनगर। इसके बाद नहीं दिख रहा,
अच्छा ओके, मैं लिख तो दूं। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशाम्बी। फिर है काशी, ये काशी। फिर मगध और फिर अंग। अब इनकी राजधानियां मैं लिख देता हूं। वत्स की है दोस्तों कौशाम्बी, काशी की वाराणसी, मगध की राजगृह, अंग की चंपा, फिर चेदी की राजधानी सुक्तिमती। कौन सी मती? श्रीमती नहीं, सुक्तिमती। फिर है दोस्तों अवंती, अवंतिका, राजधानी उज्जैनी। दूसरी महिष्मती, महिष्मती नहीं, महिष्मती है वो, तो यूं बोलते हैं, बावड़े हैं वो। फिर लास्ट का अस्मक, राजधानी प्रतिष्ठान। ये लो 16 के 16 राजधानियां सफेद में। और इसे दिख रहा नहीं है क्या? दिख रहा है ना? अरे भाई इतना बढ़िया बढ़िया दिख रहा है फिर भी बात करते हो। इस भारत के मैप में थोड़ी ना है बेटा, इस मैप में एक भी नाम नहीं लिखा हुआ। अच्छा वैसे देख के बनाया क्या? हाँ, और तो सारा नाम क्या है? क्या? आशा। आशा तो अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है। तेरी जैसी लड़कियां हो जाए ना तो वास्तव में भारत में विकास कर जाए। ऐसा नहीं आता, राजधानी पूछते हैं, सीधी बात यही है। और कोई महत्वपूर्ण राजा है ना वो पूछ लेते हैं। अस्मक, अस्मक राज्य है जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान। हाँ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। ये लो, अब ठीक है।
देखो ऐसे लंबी क्लास होती है ना, मजा भी आता है और एक कोर्स भी खिंचता है। अब अपने आज जैन धर्म पूरा कर लिया, आजीवक संप्रदाय कर लिया, और ये महाजनपद काल का भी टॉपिक सलट रहा है। तो 5-7 दिन मुझे 4-4 घंटे की क्लास मिल जाए तो मैं प्राचीन भारत को तो सलटा दूंगा 5-8 दिन में। मध्यकाल में ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, वो सरसरी तौर पर सलटाऊंगा। फिर हम राष्ट्रीय आंदोलन करेंगे ढंग से, 1857 क्रांति हो रही है, वहां से काफी क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार आरएस में करीब 10 से 11 क्वेश्चन थे हिस्ट्री से, और अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे, और ये बहुत बड़ा योगदान होता है। सिलेक्शन लगभग 55% पर हो जाता है, जिनमें 10 क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं। लिख दिया हो तो आगे लिखा दूं, तो ऐसे दोबारा दोबारा राइटिंग मत जमाओ। तो आप तो कई तो दोबारा दोबारा राइटिंग जमाने लगे, बोले मैप खराब हो गया। लिख दिया है अब तो, है ना? अच्छा ठीक है, लिखो फिर। अब मैं हर 16 में से एक की हेडिंग डालूंगा, और उसमें महत्वपूर्ण राजा, क्षेत्र और महत्वपूर्ण घटना, यानी प्रत्येक को 3 से 4 लाइन में सल्टाएंगे। तो 16 महाजनपदों के लिए 16 × 48, 50 लाइनें लिखाऊंगा, फिर खत्म, ये चैप्टर एंड। क्योंकि इसमें इसे बाहर क्वेश्चन आते भी नहीं है और मैटर भी नहीं है, और महत्वपूर्ण है टॉपिक। इनकी राजधानियों के प्रश्न अक्सर देखता हूं मैं। सुमेलित करो, तो किसी की राजधानी कहीं डाल रखी होगी, किसकी कहीं पर, फिर सुमेलित करवाते हैं। तो ऑलमोस्ट तो ये इसी मैप से क्लियर है। थोड़ा छोटा करो। मल की 2 राजधानियां थी, कुशीनारा और पावापुरी। पावापुरी के मल और कुशीनारा के मल। आपको ध्यान है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई? पावापुरी। गलत उत्तर, कुशीनारा। गौतम बुद्ध बीमार कहां हुए? पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई? पावापुरी में। गौतम बुद्ध बीमार कहां हुए? पावापुरी में। अरे याद नहीं रहे ना तो ऐसे कर लो। एक दिन गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी बोले कि आज तो दारू पीवांगा, और दोनों जो थे पवे लेके बैठ गए, और उसका परिणाम दारू पीने वालों को तो बीमार तो होना पड़ता, मरना भी पड़ता है। तो दोनों दारू पी रहे थे और दोनों ने पवे ले रखे थे, और उससे महावीर स्वामी की तो मृत्यु हो गई पवे से, गौतम बुद्ध हो गए बीमार। अब गौतम बुद्ध बीमार होकर पवे से बोले भाई मेरे को ले चलो, और कुशीनारा पहुंचती वो भी मर गए। इस प्रकार से महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में, गौतम बुद्ध की बीमारी पावापुरी में, और फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु दूसरे दिन कुशीनारा में। तो ऐसे याद नहीं हो तो वैसे कर लो। अच्छा, वैसे ज्यादा याद होता है। ओके, अब एक फटाफट एक हेडिंग और डाल दो। बहुत है। ओके, तुम्हें ब्रेक कर दूं फिर? चलो तो एक ब्रेक दे देता हूं मैं, जिससे कि अगले चरण में आपके दूसरे गुरु आपको संभाल लेंगे।
आप सुरक्षित बैठे रहना लेकिन। ओके, अब हम कल जो है मेरी 2 घंटे की क्लास होगी 11 से लेकर के 1 तक, जिससे कि कोर्स खिंच सके। तो ओके दोस्तों, नहीं कल तो संडे, कल नहीं, अब सोमवार से रोज 11 से 1। ओके दोस्तों, नमस्कार।